नमस्कार। मैं अविनाश काकड़े। आपको पता है इस शाम के वक्त सारा वीडियो का समस्या ही होती है, इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉपर नहीं होता है। हम आज शुरुआत में कुछ अलग तरीके की बात करेंगे। वो बात ये है कि कुछ पहले ऐसी कुछ ऐसी बातें भी जो चल रहा है, जो फिल्म चल रही है देश में, उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे। उस दिन से वो आए नहीं, क्योंकि वो माहौल कभी आने लायक अभी बना नहीं है। उनका आईटी सेल पूरा लगा हुआ है कि माहौल ठीक हो जाए। उसके लिए अयोध्या में बौद्ध के निकाले गए और कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाले गए, खोद के कुछ अलग मोड़ देने के लिए, मगर नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया है अभी कि वो आए थे 20 लाख करोड़ का एक फिल्म दिखाने के लिए। तो पूरा रिलीज़ किया उन्होंने, 20 लाख करोड़ का वो सारा का सारा रिलीज़ कर दिया फिल्म का। और फिर उसके बाद में 5 दिन एक निर्मला बाई आती थी, और वो निर्मला बाई आके उन्होंने 5 दिन अंग्रेजी कार्टून फिल्म दिखाया आपको मनोरंजन के लिए। वो कार्टून फिल्म इतनी गजब की थी कि वो समझ में ही नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया। और जिनके समझ में आया उसको समझ में आ गया कि भैया हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, ना उद्योगपतियों को कुछ मिलेगा। क्योंकि एक बैंक में गए उद्योगपति, तो बैंक वालों ने बताया भैया 2 गारंटर और इतनी प्रॉपर्टी लाओगे तो देना, हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो क्या किसने घोषित किया, कैसे घोषित किया, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। तो अब इसको क्या बोलोगे? कार्टून फिल्म ही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे? दूसरा एक है रेल मंत्री। वो किसी को बोलते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपको 125 ट्रेनें दिया था, आपने 25 ही ट्रेनों की लिस्ट दिया। वो ये नहीं बताते कि 48 ट्रेनें रास्ता पूछ पूछ के जा रही थी और वो दूसरी तरफ चली गई। बिहार की ट्रेन कर्नाटक पहुंच गई। अरे कहाँ की ट्रेनें कहाँ पहुंच रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से वही रौब झाड़ते हैं, महाराष्ट्र को सरकार चलाना नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें दी थी, इतनी ट्रेनें कहाँ गई, उन्होंने ट्रेन की लिस्ट क्यों नहीं की है। इनके रोज सर्कुलर बदलते हैं, कभी कुछ सर्कुलर कभी कुछ सर्कुलर। आपको तो पता है कि नियोजन की ये पूरी सरकार में कमी है। पूरा कोई सरकार में नियोजन नहीं है, किसी बात का नियोजन नहीं है। वो बात आगे करेंगे, जब सीरियसली बातें मैं करूंगा उस वक्त आपको करूंगा। अभी क्या चल रहा है कि 2-3 बहुत खुश खबरी दे देता हूँ आपको, कि भक्तों के लिए कुछ खबर है कि भक्तों के पापा ने, आंटी ने इनकम टैक्स रिफंड में 67% की कटौती कर मध्यम वर्ग के हक का पैसा है वो छीन लिया। जब आपको इनकम टैक्स आप भरते हो, एक्सेस इनकम टैक्स भरते हो, तो वो आपको रिफंड मिलता है। 18,000 करोड़ का रिफंड रहता है। पहले तो वो कोरोना पैकेज में डाल दिया, और वो कोरोना पैकेज में डालने के बाद वो रिफंड क्या कर दिया, अभी 67% उसमें कटौती कर दी। अब आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, उसी तरीके से सीएसआर फंड होता है, जिसमें इंडस्ट्री में रिसर्च किया जाता है, इंडस्ट्री सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए देती है वो सब पैसा। उसको बता दिया कि ये पैसा आपके कोरोना के जो कुछ होंगे, लेबर होंगे, ये होंगे, उनकी व्यवस्था होगी, उसके लिए आप खर्चा कर सकते हो। मतलब वो पैसा भी उनको मनमानी तरीके से खर्चा करने के लिए छोड़ दिया। तो आपके यहाँ कोई रिसर्च होने वाला नहीं है अब, साल 2 साल तो कोई रिसर्च की बात सोचना भी मत। उसके बाद में ऐसी कोई बात मत सोचना। अभी 2-3 फ़ोन मुझे ऐसे ही आए थे, कि वो क्या फ़ोन थे, वो फ़ोन ये थे कि भाई ये हमारी इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, वो इंस्टीट्यूट को अभी पैसा नहीं दे रहे कोई। अब कौन देगा पैसे? तो वो लेबर इसके पेमेंट कैसे होंगे, टीचर्स के पेमेंट कैसे होंगे, डिसेबल्ड स्कूल में उस ग्रांट नहीं मिलती, उनके लोगों का कैसे होगा? भैया अच्छे दिन है, ये अच्छे दिनों का मैंने पहले शुरुआत है। तो अच्छे दिनों में ऐसी बातें तो होती रहती, स्टार्टिंग ट्रबल आता ही है। आपको पता है, चलती हुई ट्रेन मिल गई थी तो कोई स्टार्टिंग ट्रबल नहीं था, मगर 2 महीने ट्रेन बंद हो गई तो अब इतना स्टार्टिंग ट्रबल है कि 48 ट्रेनें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और जो ट्रेनें पहुँची, वो एक दिन में पहुंचने की वो 9 दिन लग गए, उसमें लोग मर गए, भूख से लोग मर गए। और उनको खाना देने वाले जो कोई लोग थे, उनको ये पकड़ के अंदर डाल दिया उस कानून में, आपात नियंत्रण कानून में, कि आपने खाना कैसे खिलाए। मतलब हम जिंदा रखेंगे नहीं, हम खाना खिलाएंगे नहीं, आपको पानी देंगे नहीं, और कोई अगर खिलाता है तो उसको जेल भेजेंगे। इसको कहते हैं हम अच्छे दिन।
फुटपाथ पर वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक महिला मरी पड़ी है, उसके दोनों बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, उसके पल्लू के साथ खेल रहे हैं, उसके ब्लैंकेट के साथ खेल रहे हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे देश में। और ये सवाल और जवाब पूछने के लिए दूसरे पे इतने उतावले हैं, इतने उतावले रहते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। भैया रेल मंत्री जी, आपने इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? थोड़ी भी शर्म है आप में, थोड़ी भी? मैं तो ज्यादा शर्म की बात ही नहीं करता, क्योंकि आप संस्कारी परिवार के लोग हो, उसमें शर्म वगैरह तो कुछ रहती नहीं है। अभी मैंने चारवाक के ऊपर बहुत सारा पढ़ा, तो उनके साथ में क्या क्या किया, ये आपकी परंपरा है। तो इस परंपरा में आपको शर्म वगैरह ये सब, हया, नैतिकता, ये सब चीजें होती नहीं, मगर थोड़ी तो रखते ना, थोड़ी, कम से कम मुंह बंद रखते। और कुछ नहीं करते तो मुंह बंद रखते, मगर नहीं रखोगे आप दूसरे को ज्ञान सिखाओगे। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, दो जनों की कहानी है, दो लोगों की कहानी, एक है तरबूज और दूसरा है टकलू हैवान। इनकी कहानी मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बताता हूँ। पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट्स किया था। अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा था और उन्होंने कमेंट्स किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे। जब पिक पीरियड था नेहरू जी का, नेहरू जी की तूती बोलती थी देश में, महाराष्ट्र ने उनके ऊपर जनता कर्फ्यू लगाया और जनता नहीं जाती थी। जैसा मोदी जी ने कर्फ्यू लगाया था ना, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कैसे कर्फ्यू लगाया था, बोल दिया था और सारा देश बंद हो गया था, मगर शाम को 5 बजे ढोल नगारे के साथ निकला। वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो कर्फ्यू मतलब कर्फ्यू था। नेहरू के किसी सभा में एक आदमी महाराष्ट्र का नहीं जाता था, ये हालत थी। अब उसकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी थे, माजी मुख्यमंत्री थे, वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं आप देख लीजिए। वो बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी बाहर नहीं निकल रहे। मैं आपको एक याद दिला देता हूँ फडणवीस जी, कि जब पश्चिम महाराष्ट्र बाढ़ में डूबा हुआ था, तो उनको बचाने के लिए आप तो स्विमिंग सूट पहन के विदर्भ में घूम रहे थे रथ के ऊपर, है ना? आप तो डायरेक्ट वहीं थे, बाढ़ को बचाने के लिए आपने स्विमिंग सूट पहन लिया था और विदर्भ में घूम रहे थे। इतने आप तत्पर थे, ज्यादा से ज्यादा आप हवाई ये करते थे। और आपके बहादुरी के किस्से क्या बताऊं, यहाँ देश पांडे करके अकोला में एक व्यक्ति मारे गए, वह आपके कम्युनिटी के हैं। मैं कम्युनिटी इसलिए बता रहा हूँ कि वो सच्चाई जो है उसको बयान करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर तो आप लोगों ने तमगा लिया है कि मैं जातिवादी हूँ, और मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं किसान जाति का हूँ, जातिवादी हूँ, ठीक है। मगर आपने, देश पांडे जी गए, मर गए, उनके बेटों ने, उनके बीबी ने और परिवार के किसी सदस्य ने उनको अस्पताल में मिलने नहीं गए। कोरोना था, उनको मिलने नहीं गए, वो एक्सपायर्ड हो गए, तो उनकी डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं आपके कोई अन्य ये। और उस अकोला में जहां ग्राम पंचायत से लेके तो केंद्रीय मंत्री तक सारे पद है बीजेपी के पास में, वहां चंद्रशेखर गाडगिल करके हिंदू सेना का आदमी इतने तीव्रता से अपना हिंदू भावना और वो सब भड़का रहे थे। तो आप 2-4 वीडियो आपके भाऊ तोरसकर, इन्होंने तो इतने फ्रस्ट्रेशन में डाला। भाऊ तोरसकर मतलब आपके संघ के प्रचारक है, संघ के बारे में जितना वो अच्छा बोलते हैं और जितना ढंग से वो पत्रकारिता करते हैं संघ के लिए, उतना मैंने अभी कोई दूसरे पत्रकार इस तरीके से नहीं देखा। बाकी भाट जैसा करते हैं, मगर ये टेक्निकली समझाते हैं। वो आदमी ने लिखा कि इतनी सारी हिंदू संगठन, इतना सारा होने के बाद उस आदमी को कंधा देने के लिए और अग्नि देने के लिए मुसलमान क्यों मिले? मेमन ट्रस्ट नाम की एक ट्रस्ट ने और 2 मुसलमान भाइयों ने उनका अंत्य संस्कार किया। आप इतने बहादुर हो कि आपके बाप का अंत्य संस्कार भी आप नहीं कर सकते, आपके माँ का अंत्य संस्कार नहीं कर सकते, और हमको गौरक्षा सिखाते हो, गौ माता सिखाते हो। तुम्हारे माँ बाप अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनके अंत्य संस्कार आप नहीं करते। अगर समझ लो कि देश में अगर मुसलमान नहीं होते, तो हर जगह मैं देख रहा हूं कि मुसलमान आपके अंत्य संस्कार कर रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं होते तो आपकी लाशें तो सड़ रही होती, रास्ते पर, चौराहे पर आपकी लाशें पड़ी होती, क्योंकि आप बहुत बहादुर हो। आपकी बहादुरी कहां तक है वो तोरसेकर जी बताया कि 2-4 जगह पर वो जो नहीं रहेंगे, चिन्मय तन्मय नहीं रहेंगे, वो लोग करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो घूमेंगे, क्योंकि उनको हिंदुत्व बढ़ाना है। आपको हिंदुत्व नहीं बढ़ाना है, आपको क्या करना है? हिंदुत्व का प्रचार करना है। और कंधे पे किसके करना है? हमारे बच्चों के कंधे पे करना है। आपको कुछ करोगे क्या? नहीं करोगे। तो आप क्या बोलोगे कि हमसे ज्यादा कुछ नहीं,
ये फडणवीस जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप खुद को बहुत बड़ा समझते हो ना, ये महाराष्ट्र है। यहाँ मोदी जी के वजह से आप बने थे सीएम। और आप मोदी जी ने जो शतरंज बिछाया ना, वो गडकरी जी के विरोध में आप एक प्यादे हो, प्यादे। आपको अगर लगता होगा बहुत बड़े नेता हो गए तो औकात में आइए, नहीं तो वो औकात वो दिल्ली वाले जो बैठे हैं ना दोनों, वो आपको किसी मोमेंट में औकात दिखा देंगे, कहीं नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। आप गुजरात का उनका इतिहास उठा के देख लो, अच्छे अच्छे को क्या हो गया वो आपको पता चल जाएगा। ये बेकार की जो हुड़दंगबाजी है ना, वो बंद कर दो। और आपको अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में ना वोट मांगने का, ना कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आपके होंगे एमएलए 1 से 5, मगर उन एमएलए ने पैसे, जब हमारे इसमें हालत खराब है, हमारे यहाँ हमारे जीएसटी का रिफंड नहीं आ रहा, 18,000 करोड़ रुपए का जब जीएसटी का फंड दबा के रखा है, तो आप स्टेटमेंट देते हो कि केंद्र के पैसे से हम खाना खिला रहे। अरे हमारा प्रदेश ऐसा है कि जो केंद्र को पालने की हिम्मत रखता है। 37% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पूरे देश में मुंबई का, और हमारा रिफंड नहीं मिला, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हो। हमारे पास का महाराष्ट्र का जो पैसा है वो उन्होंने केंद्र को दे दिया, और यहाँ भीख मांगते घूम रहे, यहाँ चिट्ठियां लिख रहे, इसकी बीमारी के लिए पैसा दे दो, उसके बीमारी के लिए पैसा दे दो। कहां से देंगे पैसे? आपके हमारे महाराष्ट्र के हक के पैसे आपने दिल्ली को दे दिया, और यहाँ घूम रहे हो। आपको क्या अधिकार है महाराष्ट्र में राजनीति करने का? आपको क्या अधिकार है कि महाराष्ट्र को संकट में छोड़ के हमारे घर के पैसे आपको बाहर दे देना है, और उसके बाद में ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ आना है? आपको कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात आपको बता देता हूं कि आप जो बोल रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में खाना खिलाने का और ये करने का, वो सब खाना वाना कौन खिलाता है और कैसे खिलाता है हम देखते हैं, और हमको पता है, हम किसान के बच्चे हैं, खाना कहाँ से आता है और कौन खिलाता है। आप नहीं खिलाते खाना। दूसरी बात, आप कोरोना 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 करके जो पड़े हो महाराष्ट्र की सरकार के पीछे, आपको पता है कमल त्रिवेदी नाम के एक एडवोकेट जनरल है गुजरात के, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि 92 करोड़ पॉपुलेशन के अहमदाबाद में 65 करोड़ कोरोनाग्रस्त है। 65 लाख, 92 लाख की पॉपुलेशन है, और 65 जो है लाख कोरोनाग्रस्त हो गए वहां। कैसे हो गए? एक भी ड्राइवर नहीं छूटा है, क्योंकि 6 लाख लोग जो आए थे डोनाल्ड ट्रम्प के इसमें पूरा शो में, ग्रैंड शो जो करवाया आपने, उसमें जितने मेहमान जाते रहे मार्च के 10 तारीख तक, जो वापस जाते रहे मेहमान और आते रहे, उन्होंने एक भी ड्राइवर को वहां नहीं छोड़ा जो बिना कोरोना ग्रस्त नहीं है। गुजरात में 6% डेथ रेट है। डेथ रेट जितने जांचे जा रहे, 6% लोगों को आपने मरते हैं वहां। और वो एक आदमी भी अगर मरता है तो बहुत बुरी बात है, मगर आपको आपके यहाँ का कुछ नहीं है। आपके यहाँ का कुछ दिखाई नहीं देता, ना दिखाई देगा आपको कभी, क्योंकि आपको देखना नहीं है। आप संगी घोड़े हो, बराती घोड़े हो। जो घोड़े रहते हैं ना बारात के, उसको कपड़ा बांधा रहता है, उसको 90 डिग्री में ही दिखाई देता है, बाकी का सारी दुनिया दिखाई नहीं देती। आपको बता दिया जाता है रेशम बाग से कि यही देखना है, यही देखना है, इससे ज्यादा देखना नहीं, कि तेरी औकात नहीं है। तो वो काम पूरी देश करेगा, ये आप सोचना बंद कर दो। दूसरे एक है हमारे मठाधीश है अजय बिस्ट उर्फ योगी जी, उनकी तो इतनी बेचैनी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि महाराष्ट्र ने यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा कोरोना दे दिया। भाई महाराष्ट्र ने कोरोना दे दिया तो क्या गुजरात से जो लोग आए थे, हमारे जो मजदूर भाई आए थे, उन्होंने वहां से दवा लाए थे कोरोना की? उन्होंने वहां से टीके लगा के आए थे या टीका इजाद करके लाए थे आपके लिए? क्यों ऐसा करते हो भाई? पहले तो धर्म बता दिया, पहले तो उसकी यानी ये कलर बता दिया कोरोना का, अब क्या बता रहे हो आप कोरोना का? तो प्रदेश बता रहे हो कोरोना का। भैया कोरोना अगर किसी ने लाया होगा और किसी को रिजाइन मांगना है तो आदरणीय मोदी जी को मांगिए सब मिलके, क्योंकि कोरोना उनके वजह से आया। 30 जनवरी को कोरोना आया था हमारा देश में। उस वक्त अगर एयरपोर्ट क्वारंटाइन होते, वो जो आए 5-6 लाख, उनको अगर क्वारंटाइन में रख देते तो पूरे देश में ये नहीं फैलता। और अब जो हो गया हो गया, अब उस पर कोई उपाय नहीं, गलती हो गई। क्योंकि हर काम आपका बिना नियोजन करते हो। 6 साल की सरकार की उपलब्धि है कि कोई भी काम, ये आगे मैं बताऊंगा कि बिना नियोजन का होता है। आपने दूसरा क्या किया? आपके यहाँ की कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है पूरी। आपके यहाँ यादव मारे जा रहे, कुर्मी मारे जा रहे, पासवान मारे जा रहे, निषाद मारे जा रहे, बस्ती की बस्तियां जलाई जा रही, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। 2 साधु यहाँ पालघर में
आपके देवेंद्र फडणवीस जी ने षड्यंत्र करके मारे थे, और उसका मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं कि वनवासी कल्याण आश्रम के षड्यंत्र के तहत वो 2 साधु मारे गए थे। उसके लिए आपको फोन करने की फुर्सत थी, मगर 348 आपके यहाँ एक्सीडेंट में मारे गए मजदूर वो बुरी तरीके से वहां आए। कोई बस देने को तैयार था तो आपने 100-200 बस देते, ले लेते ना। आपके पास तो नहीं थी। आपके पास में तो बच्चों को लाने के लिए बसें थी, मगर मजदूरों को लाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मजदूरों को आप आपका नागरिक भी नहीं समझते और इंसान भी नहीं समझते। यहाँ के कमेरे जो समाज है उसको कोई संगी इंसान समझने को तैयार नहीं, और ये आपकी पूरी परंपरा रही है। तो इसको बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जनता जान जाए, खाली आपका चेहरा, वास्तविक चेहरा जनता जान जाए, तो आपकी हालत इस देश में ना तो घूमने की होगी ना रहने की होगी। ये आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद में हम आते हैं अपने मेन इशू कर तरफ, जिस पर हम आज बोलने वाला था। क्या हो गया है कि मेन इशू ये है कि कोरोना से मजदूरों का क्या होगा, और ये नया जो कानून आया है, लेबर लॉ लाया है, इससे क्या होगा। देखो, मैं पहले बता देता हूँ, मैं पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या हो सकता था। हमारे देश में जब कोरोना का संकट आया, तो हमारे यहाँ जितनी बेरोजगारी होगी, जितना उसका आर्थिक नियोजन करना चाहिए था, कुछ नहीं किया, क्योंकि नियोजन करना ये आपकी फितरत नहीं है। मोदी ने जितने काम किया होगा, मोदी जी आपने, वो बिना नियोजन किए हैं। तो केंद्र ने क्या किया, उसमें कैसे कैसे आया मैं बता देता हूँ। केंद्र ने 9 मई को एक मीटिंग बुलाकर उद्योगों को एफडीआई बढ़ाने के लिए सूचित किया, और 10 राज्यों ने 8 घंटे की जगह 12 घंटे का दिन करवा दिया। आपने बताया था कि हम आपका साथ देने वाले हैं, एफडीआई बढ़ाने के लिए क्या करो, कि 10 राज्यों ने आपकी बात मान ली कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे का दिन कर दिया। मुझे आप बताइए कि जहां 3 लोग काम कर रहे थे, वहां आपने 2 लोग काम कर दिए। पहले ही बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे मतलब 20 करोड़ 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम देना चाहिए था। वो काम तो आपने दिया नहीं, बल्कि उसमें भी कटौती कर दिए। आर्थिक अर्थशास्त्र जो कहता है, वो अर्थशास्त्र ये कहता है कि 2 लोग काम कर रहे तो 3 करने दो, 3 कर रहे तो 4 करने दो, पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मगर उनको काम तो दो। अगर अंतिम आदमी के पास में क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, खरीदेगा कौन। मगर ये सिंपल अर्थशास्त्र आपके समझ के बाहर है। आपको इतना ही समझता है कि उद्योगपतियों के हाथ में कैसा कॉन्सेंट्रेट हो जाए देश का पैसा। आपने बोला कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम कर देंगे 5 साल में। आपकी भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, मगर 2033 में अंबानी की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, इसकी मुझे गारंटी है। और वो सिग्नल भी दे रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में एंटर कर रहे हैं। तो आपकी उपलब्धि क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था कहीं जाए, मगर अंबानी की अर्थव्यवस्था, अडानी की अर्थव्यवस्था और आपके मित्रों की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहनी चाहिए। ये आपका नियोजन है। आपको बता देता हूं कि केंद्रीय रोजगार और कामगार सचिव हीरालाल समारिया ने अपने अनेक प्रदेशों में उद्योग बढ़ावा देने के लिए हम नए कानून का साथ दे रहे, ये घोषित किया। इसीलिए सारे स्टेटों ने, 10 स्टेटों ने ये कानून को अपने यहाँ लागू किया। उनको लगा कि केंद्रीय सचिव बोल रहे, रोजगार और श्रम सचिव बोल रहे, तो इसको लिए हमको करना पड़ेगा, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और इस कानून की शुरुआत हुई थी गुजरात और यूपी से। आप समझ लो कि आपका जो मॉडल है, मॉडल स्टेट से आपकी शुरुआत हुई। यूपी तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे हाथों में आपने दे के रखा है, तो उसमें भी अच्छी सी शुरुआत मैंने कर दी है। दूसरा नंबर का स्टेट वो था, और उसके बाद राजस्थान, पंजाब भी उसमें शामिल हुआ। ऐसे 10 स्टेट शामिल हुए। मेरा प्रश्न कांग्रेस से भी है, मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि राहुल जी, आप अमिताभ बनर्जी से बात करके हिंद स्वराज को समझते हो। अमिताभ बनर्जी ने जो समझाया वो 1909 में गांधी जी ने लिखी हुई किताब है, ये ग्रामीण की अर्थव्यवस्था पर हिंद स्वराज। वो स्वराज में जिस तरीके से अगर विकास का मतलब उन्होंने समझाया है कि अंतिम आदमी के हाथ में पैसा जाना, देश की क्रय शक्ति बढ़ना, मतलब विकास, ये जो समझाया था, उस तहत वो अमिताभ जो बनर्जी है, उन्होंने भी आपको यही समझाया। खैर, गांधी की बात नहीं समझ में आई हमको अमिताभ बनर्जी की समझ में आई, कोई बात नहीं।
नोबल जितने मिल रहे हैं अमात्य सेन से तो यहाँ तक जितने नोबल जिन लोगों को मिल रहे हैं वो सब गांधी जी का ग्रामीण विकास का मॉडल जो है उसको आगे रख के मिल रहे हैं। ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम कितनी भी गाली दे दे गांधी को, कितना भी भला बुरा कह दे, मगर गांधी को गांव समझ में आया था, गांधी को देश समझ में आया था, गांधी को भारत की संस्कृति समझ में आई थी। ये मानना पड़ेगा, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, मानना पड़ेगा जरूर। तो उनको समझ में आया था। तो राहुल जी, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो मोदी जी के रास्ते पर चल रही, हम मान जाते, क्योंकि वहां जो आर्थिक मंदी आई थी 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी, तो उस आर्थिक मंदी को निकालने के काम वहां के लेबर पार्टी के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। और उन्होंने 1909 के गांधी के मॉडल पर वहां छोटे छोटे काम, रास्तों के काम शुरू कर दिए, फूड देने के काम शुरू कर दिए, ज्यादा लोगों को रोजगार देने के काम शुरू कर दिए, जमीनों को खाली रखा, क्योंकि प्रोडक्शन एक्सेस बढ़ गया तो फिर दाम गिर जाएंगे, इसलिए जमीनों को खाली रखा, उसके लिए किसानों को पैसे दिया। पढ़े लिखे लोगों को भी छोटे छोटे काम करने के लिए आपने बाध्य किया और 1 साल के अंदर मंदी से बाहर निकलने का मॉडल तैयार किया। क्या राहुल जी, आपके स्टेट वाले आपकी बात नहीं समझते? आपके लोग भी मोदी के मॉडल में शामिल हो गए, आपको नहीं पता था? आपने अभी 15 दिन पहले तो बात किया था उनसे, बैनर्जी से, आपको नहीं समझता था कि आपके सीएम क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा ना राहुल जी। एक बात तो समझ लो राहुल जी कि आपके तरफ देश अगर अपनी आशा की निगाह से देखता है तो उसके स्टेप चाहिए, क्योंकि आप हमारे जैसे कोई बाहर घूमने वाले या एनजीओ चलाने वाले या अपनी सोसाइटी चलाने वाले नहीं हो। आपकी एक पार्टी है और उस पार्टी में आपको मॉडल सेट करके दिखाना पड़ेगा, जब आपको देश समझेगा, जब आपकी गंभीरता को देश समझेगा। इतना समझ लीजिए राहुल जी, इस तरीके से ये लफाजी कर रहे हैं और आपके भी सीएम उनके लफाजी में शामिल हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब ये जो कानून आपने लाया, इसमें मजदूरों के सारे अधिकार, मानवीय अधिकार कोई रखा नहीं, ना क्लेम का अधिकार है, ना मजदूरी का अधिकार है, ना ह्यूमन राइट्स का अधिकार है, ना ह्यूमन एक्ट का अधिकार है, किसी तरीके का अधिकार सारे डिनाई किए। आपातकाल में जैसे सारा का सारा संविधान के अधिकार डिनाई कर दिए, वैसे ये कोरोना के नाम से आपने सारे इंडस्ट्रियल लेबर के, इंडस्ट्री के मानवीय अधिकार भी तो आपने वंचित कर दिया उनको। मात्र शोषण का मॉडल आपने तैयार किया। और मोदी जी, ये देश भारत है, इसने इंडियन जो लेबर ये है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी 47 मीटिंगों में प्रेजेंटी लगाई थी और 47 मीटिंगों में हमने मान्य किया था कि इंटरनेशनल सारे लॉ हम पर लागू होंगे। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए लेबर, ये दर्ज है। हमारे भारत के कंडीशन में उन्होंने हमको 60 दिन दे दिए और आप इससे ज्यादा अगर बढ़ाओगे तो वर्ल्ड का बैन आपके तरफ आएगा। आगे मैं बताता हूं क्या क्या हो गया आपके करने से, कि उसके विरोध में भारत की 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास गए और डीजी गाय राइडर के पास गए और उन्होंने मोदी सरकार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने का आदेश दे दिया और नवा कानून रद्द करने का आदेश दे दिया। इतनी नामुश की, 56 इंच का सीने वाला आदमी, इतनी नामुश की, इतनी देश की बदनामी और बेइज्जती करवाता है। एक तरफ चाइना घुस रहा है आपके घर में, एक तरफ चाइना आपको धमकी दे रहा है। आपके टीवी चैनल यहाँ के खबरें नहीं दिखाते, वो चाइना का धक्का मुक्की दिखाते हैं और पाकिस्तान और चाइना को हम एक साथ निपटा देंगे। भैया पहले कोरोना से तो निपट लो। आपने बोला था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था, 21 दिन में कोरोना युद्ध जीतेंगे। कितने दिन हो गए? मोदी जी नत कीजिए ना ऐसा, कुछ भी हो जाए, हम कितना भी डिनाई करें, 4 साल तो आपको रहना ही है और रहोगे, मगर इस 4 साल में ऐसा तो कुछ कर जाओ ना कि आपको दुआ दे देश और आपको बात करे, आपके बारे में सोचे कि वैसा हो जाना चाहिए आपके साथ में कि कम्युनिस्ट ने जो सत्ता गई तो आप उसके पुतले भी उखाड़ दिए और सब कुछ समाप्त कर दिया। तो जहां जो रहता है, जैसे आपका जर्मनी में हिटलर की तूती बोलती थी, जो बोलते थे वो होता था, सारा मीडिया उसके साथ में था, मगर जब हिटलर डाउन हुआ ना तो अब हिटलर हमारे देश में था, इसकी भी शर्म आती वहां के लोगों को। ऐसा मत होने दीजिए मोदी जी, हम नहीं चाहते इतना बुरा हमारे किसी देश के प्रधान के साथ हो, ऐसा नहीं चाहते हम बुरे लोग नहीं हैं, हम इस तरीके के लोग नहीं हैं, इस तरीके के धूर्त कपटी लोग नहीं, हम किसान लोग हैं, हम बहुत सीधे लोग हैं, हम सीधी सादी बात करते हैं और सीधी सादी बात समझते हैं। आप नहीं समझ रहे तो इसका आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम वो किस लेवल पे जाएगा और कैसे होगा,
मैं तो सचेत करता हूँ, ये देश का एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ। और गाय राइडर ने ये भी बोला कि आपका ये जो कानून है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एक्ट के विपरीत है। आप जिसमें 47 जगह सिग्नेचर कर चुका है आपका देश, वहां से आपको वार्निंग आ रहा है कि आपका ये कानून उस फंडामेंटल राइट के विरोध में है। संविधान के विरोध में तो करने का आपको शौक है, हर चीज संविधान के विरोध में कैसी होगी, उसको कैसा शेप दोगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ पहले सुनने को तैयार नहीं थी लेबर का, अब उसने सुमोटो सुनने का प्रयास किया, तो आपके जाके वो एडवोकेट जनरल, वो जो चीफ वकील है भारत सरकार का, वो इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, वो बिना आपके कहे तो झूठ नहीं बोल सकते। वो वहां जाके बोल रहा है कोई लेबर रास्ते पे नहीं है, सबके लिए ट्रेन की सुविधा हो गई, सबको केंद्र सरकार ने ट्रेन की सुविधा दी, हर एक के खाने की व्यवस्था कर दी, हर एक के रहने की व्यवस्था कर दी, हर एक के कहाँ कर दी भैया? पाकिस्तान में कर दी क्या कि हिंदुस्तान में ही हो? कौन सी सरकार ने की है? पाकिस्तान सरकार की बात कर रहे हो, बांग्लादेश सरकार की बात कर रहे हो, या हिंदुस्तान की बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे सरकार की बात कर रहे हो या दूसरे ग्रह की बात कर रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मर रहे लोग, भूख से भी मर रहे, एक्सीडेंट से भी मर रहे, धूप में भी मर रहे, माँ मर रही तो बेटे उसको उठाने का प्रयास कर रहे, छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, भूख से मर जाती है, हमें कुछ नहीं लगता। ये कौन सी इंसानियत है? हम इंसानियत भी नहीं, अरे हिंदू मुसलमान तो बाद में होंगे, पहले इंसान तो बनना चाहिए हमको, वो भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। उसके बाद में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आपने बनाए हुए हैं, राजीव कुमार जी ने कहा हम ILO के सदस्य होने के कारण ऐसे मनमाने बदलाव नहीं कर सकते। आप किसी को नहीं पूछते मोदी जी? आपके आसपास वालों को कानून लाते वक्त कुछ नहीं पूछते हो? कैसे ला लेते हो? किस तरीके से कर लेते हो आप ये सब बातें? कैसे देश चला रहे हो? गुजरात का मॉडल दिखाई दे रहा है ना, गुजरात का मॉडल। हॉस्पिटल में नरकी यातना है, सुप्रीम हाईकोर्ट बोल रहा है, हाईकोर्ट में वहां आपके हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, ये हाईकोर्ट बोल रहा है, हाईकोर्ट ने बताया है। और आपके लोग कल माफी दिवस मना रहे थे, माफी मांग रहे थे कि सावरकर ने वो देश के लिए जो गद्दारी किया उसके लिए माफी की सेलिब्रेशन हो रहा था। मैंने भी कल दिन भर मौन किया, क्योंकि क्या बोलूं, बोलने के बाद ये मेरे पास कोई ये ही नहीं था। भैया जहां जिस देश को बांटने वाले का आप सम्मान करते होंगे, हत्यारों का सम्मान करते होंगे, वहां क्या बोलना चाहिए और किसको बोलना चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी, नियोजन शून्यता क्या हालत है देखो, आपका स्थायी भाव हो गया, आपके सरकार का स्थायी भाव है नियोजन शून्यता। आपने नोटबंदी की, कोई नियोजन नहीं किया, GST का किया, कोई नियोजन नहीं किया, आपकी रक्षा नीति का कोई नियोजन नहीं है, आपकी अर्थनीति का कोई नियोजन नहीं है। बड़े बड़ी बातें बोलने से होता नहीं है, नियोजन करना पड़ेगा, वो नहीं है। आपके पास में प्लानिंग करने वाले संगी बराती घोड़े हैं, उनको कुछ नहीं समझता। आपने सारी यूनिवर्सिटी के जो बना दिए वाइस चांसलर, वो एक विशिष्ट जाति के लोगों को बना दिया, क्योंकि वही करना है आपको देश के लिए कुछ नहीं करना है, अपना संगठन और अपने विशिष्ट लोगों के लिए कुछ करना है, और इसके लिए आपको पार्टी चलाना है, आपका संगठन चलाना है। धन्यवाद हो, आपने बहुत हमारा अच्छा कर दिए, बहुत अच्छे दिन ला दिए। उसके बाद में 370 के बारे में कोई नियोजन नहीं किया। आप तो प्रचार करने में और प्रोपोगंडा ये करने में बहुत अच्छे हो, माहिर हो। भाई कांग्रेस ने बुरा किया था, 370 नहीं हटाया था, मान गया, मगर आपकी सरकार थी, 2 साल में आपको ये नहीं समझा सके वहां के लोगों को प्रोपोगंडा करके कि 370 क्यों हटा रहे, किस तरीके से हटाएंगे, इसके आपको फायदे क्या होंगे, नहीं समझा है, क्योंकि आपको समझाना नहीं है। आपको हर मुद्दा हिंदू मुसलमान की तरफ, भारत पाकिस्तान की तरफ और किसी न किसी विवाद के तरफ ले जाना है। राम मंदिर का आदेश आ गया, उसके बाद में वहां का कलेक्टर चुप, वहां का वो जो पुरातत्व विभाग चुप, और आपके बजरंगी आते हैं वहां, ये बताते हैं देखो यहाँ ये मिल गया, यहाँ वो मिल गया, वहां वो मिल गया। क्यों बता रहे हो? बौद्ध उसमें टूट पड़े। भैया बौद्ध अगर समझदार नहीं होते तो आज बौद्ध और हिंदू का फिर से झगड़ा शुरू हो जाता, आपको तो चाहिए था वो, और इसलिए आप ये सब कर रहे थे कि लेबर की बात सब भूल जाए, सारी अर्थव्यवस्था की बात भूल जाए, सारी दुरावस्था की बात भूल जाए, और फिर से एक नया लफड़ा शुरू हो जाए। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है क्या, तो बौद्ध और हिंदू का लफड़ा हो जाए। ये धंधा आप करना बंद कर दो, ये देश की जनता अब समझने लग गई है, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में आपने CIA का मामला शुरू कर दिया, और CIA के मामले में भी NRC का मामला शुरू कर दिया, उसमें भी नियोजन कुछ नहीं था, बोल दिया
हाँ ये हो जाएगा, ये कर देंगे, ये आएगा, ये नहीं आएगा। एक आदमी स्टेटमेंट दे रहा था आएगा, दूसरे को आप बोल रहे थे ऐसे नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। ये दोगले नीति, दोगले मुंह की बात, ये बंद करना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में लॉकडाउन, लॉकडाउन में ताली थाली बजाने के लिए आपने समय दिया। लेबर को अगर जिस तरीके से अभी जाने दे रहे, लॉकडाउन करने के आप 3 दिन 4 दिन उनको बोल देते हैं कि लेबर आप चले जाओ, 2-3 महीने यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, अगर हो जाएगा तो हम ट्रेनें भेज के आपको फिर से बुला लेंगे। आप 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उनके लिए नहीं कर सके। रेलवे ने आपको 135 रुपए आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में दिए, जिसका आप ऑडिट करने को तैयार नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर फंड का सारा पैसा आप आरएसएस के एनजीओ को देके खर्चा करना चाहते हो। क्या कर रहे हो मोदी जी? पैसा आपको दिया है, आरएसएस को नहीं दिया लोगों ने, और आपके विश्वास पे दिया है। वोट भी आपके विश्वास पे दिया है, नोट भी आपके विश्वास पे दिया है। आप क्यों बांट रहे इन लोगों में? ये डकैत है, ये सब माल लूटने वाले हैं। इनकी अभी कल ही मैंने कुछ पढ़ा तो ये यज्ञ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चोरी डकैती करवाने के लिए भी तैयार है, लूटने के लिए तैयार है। आपको बैज में यानी पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, मगर शूद्र के बैज में 60% लेना चाहिए बैज, इसके भी लिए तैयार है। तो ये आपके जो लोग हैं आपके आसपास में, ये आपका भला नहीं चाहते, ना देश का भला चाहते, वो चंद लोगों का ही भला चाहते, उसको समझो आप। और आपके केंद्र सरकार के उल्टे सीधे दबाव में और प्रलोभन में ये सब राज्यों ने जो निर्णय लिया ना, उसको ठीक करिए। आप सामने आइए, आप खुद आके होके आइए। गलती हो जाती है, आदमी से ही गलती होती है, उसको सुधारने का काम कीजिए। ये गलती कोई नेहरू जी ने नहीं की हुई है, ना इंदिरा जी की गलती है, ये आपके सरकार के, आपके जो आसपास बैठे हुए इन्होंने गलती की है। तो बड़े दिल से आइए, देश बहुत बड़ा है, बहुत देश बड़ा, बहुत यानी कभी भी माफ करने को तैयार रहता है, मगर गलती छुपाते रहोगे तो माफ नहीं करेगा और आपको पीड़ित भी करेगा और अपमानित भी करेगा। ये हम नहीं चाहते हैं। यूपी ने उस कानून में क्या बदलाव किए कि 3 साल के लिए सारे मजदूरों को कानून से बाहर छूट दे दिए। मतलब कोई लेबर लॉ उसमें नहीं लगेगा, उसकी रक्षा का नहीं लगेगा, कॉम्पेंसेशन का नहीं लगेगा, दुर्घटना का नहीं लगेगा, इंश्योरेंस का नहीं लगेगा, किसी का कोई लेबर लॉ नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, यूपी ने बोला। और फिर हाईकोर्ट का डंडा आया तो घंटे घटा दिए। एमपी ने तो कारखाने लगाने और चलाने के लिए सारे लाइसेंस ही रद्द कर दिए और लेबर लॉ भी रद्द कर दिया। फैक्ट्री कोई भी सोशल कानून लगाने से बाध्य नहीं होगा, कोई सोशल कानून नहीं लगेगा। भैया हम कौन से युग में, 1800 की सदी में जी रहे क्या? ये तो 19वीं सदी में भी बहुत सारे रिफॉर्म आ गए थे, इंसान को गुलाम बनाने का नहीं था। हमने 19वीं शताब्दी में इंसान के गुलामी के कानून समाप्त हो गए थे दुनिया में। आप तो अभी 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में गुलामी के कानून ला रहे कि उनके सारे मानवीय अधिकारों को आपने छीन लिया। कॉम्पेंसेशन का अधिकार, रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, काम करने का, सारे अधिकार आपने छीन लिए। और ये आप बोलते हो ये डेमोक्रेसी है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। गुजरात सरकार ने तो 1200 दिनों के लिए यह छूट दे दी कि कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, 1200 दिन आपको कोई लॉ लागू नहीं होगा। आपने मानवाधिकार के अधिकार तो छीन लिए और थर्ड पार्टी लाइसेंस भी दे दिया कि कोई भी आदमी एक ग्रुप बनाएगा, आपके ये आरएसएस वाला एक ग्रुप बनाएंगे और वो सबको लाइसेंस और सर्टिफिकेट बांटने का काम करेंगे। क्यों कर रहे हो मोदी जी ऐसा काम? ये कितने फ्रॉड है। अंग्रेज कह के गए थे कि इस कम्युनिटी में न्यायिक नियत नहीं है, न्यायदान का इनके पास में कोई नियत नहीं होती है, ये न्याय कर नहीं सकते। ये बोला, अंग्रेजों ने भी बोला था और मुगलों ने भी बोला था। मगर आपने उनके पास में अगर सर्टिफिकेशन दे दिया, और अगर देना ही है तो लेबर सप्लाई का काम गवर्नमेंट अधिकारी को दीजिए। 3 की जगह 4 लेबर लगाइए। अगर एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चल रही है और हर शिफ्ट में अगर 20,000 रुपए आप दे रहे हो महीना उस लेबर को, तो आप ये समझ लो कि 3 की जगह 4 लगाइए और 15,000 दीजिए। जितना लोगों के पास में पैसा जाएगा उतना आपका मार्केट बूम होगा और ये मंदी से हम और कोरोना के संकट से हम बाहर आएंगे। ये समझाने के लिए आपको थोड़ी सी किताब है, छोटी सी किताब है 40-50 पेज की, वो इसकी गांधी की। आप तो गांधी की बहुत तारीफ करते हो ना, कि आप भी उन्हीं संगी जैसे हो कि दिन में तारीफ करते हो और रात में जाके उनके फोटो रिलीज करते हो। ऐसा मत करिए। उनका वो किताब छोटी सी पढ़ लीजिए, हिंद स्वराज, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की इकोनॉमी कैसी संभाली जा सकती है। दूसरी, आपने ILO ने आपके विरोध में जो बातें की है
वो बोल रहा है कि काम के घंटे आप ऐसे तरीके से नहीं बढ़ा सकते, लेबर की जांच होनी चाहिए, हेल्थ की और सारी चीज की जांच होनी चाहिए, समान मजदूरी भी आपको देना पड़ेगा, घायल या कामगार मृत जो कामगार है उनको कॉम्पेंसेशन का भी प्राविधान है, और ये सारे कानूनों से आप मना नहीं कर सकते। ये आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हिदायत दी है, और ये इसके हिदायत का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हो, मुझे समझने की जरूरत नहीं है और समझाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझते हो। आप देख लो कि ये सब जो दीमक आपने लगा के रखे, पूरा शासन व्यवस्था को जो दीमक चाट रहे अभी, वो दीमक खा रहे, वो दीमकों को मारने का को काम करना चाहिए, वो दीमकों को हटाना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट और दवा आपको करनी पड़ेगी, वरना जनता दवा पर उतारू हो जाएगी, तो इस देश में अनार्की के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अगर आप अनार्की चाहते होंगे तो ठीक है, आप जो निर्णय ले रहे हो बहुत सही है और बहुत सही ढंग से चल रहे हैं। उसके बाद में आपके जो एक मिनिस्टर है संतोष गंगवार जी, लेबर मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया है कि अब लेबर नहीं लौटेंगे 6-8 महीने, और 6-8 महीने इन्होंने कहा, इसका मतलब 1-1.5 साल नहीं लौटेंगे। आपके सारे प्राथमिक उद्योग समाप्त हो चुके हैं, आपके कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग सब समाप्त हो चुके हैं। अब उनको शुरुआत होने में 1 साल का समय लगेगा, और जो उद्योग शुरू होंगे उसका सब जीरो हो गया, तो उसको बाउंस करने में अब वो कहाँ से पैसे जुगाड़ करेगा, कहाँ से लेबर जुगाड़ करेगा, और वो नहीं शुरू होगा तो बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं शुरू होगी। ये क्या कर दिया आपने बिना नियोजन का, पूरा देश का भट्टा बैठाल दिया। इसको संभालते संभालते कितने साल लगेंगे आप जरा आकलन करके देख लीजिए। और ये आपके केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये आपका कोई विरोधी नहीं बोल रहा है, आपके केंद्रीय मंत्री और इन लोगों का ये स्टेटमेंट आ रहा है। एक तरफ अलग बोलते हैं, दूसरे तरफ अलग बोलते हैं। मोदी जी सामने आइए, अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं। आप जो कर रहे हो, आप जो करना चाहते हो, इसके बारे में 4 लोग लेके बैठिए, एक्सपर्ट लोग लेके बैठिए, अच्छे लोगों को लेके बैठिए। ये बराती घोड़े को बाहर कर दीजिए। मैंने पहले ही शुरुआत में बोला था, जब एक आपने ये शुरू कर दिया था लॉकडाउन, उस वक्त मैंने बोला था कि इनको बाहर हटाइए, इनको बाहर रखिए। ये सलाह देने के काबिल नहीं है, ये अपने अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए। आपको कोई चिन्मय तन्मय आपके आसपास नहीं दिखाई देगा। जब आपके बुरी दिन शुरू होंगे तो आपको ये नहीं कुछ करेंगे। आपको पता होगा तो इतिहास थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत इतिहास में जाते हो आप, तो इतिहास पढ़ लो कि इंद्र की जब जरूरत थी तो इन लोगों ने इंद्र को भगवान बनाया था और प्रथम उसको भोज दिया था, प्रथम भाग दिया था। मगर जैसे ही उनके पास में दूसरा विष्णु तैयार हो गया, इंद्र को इन्होंने चोर डिक्लेयर कर दिया। ये इनकी फितरत है, ये व्यक्ति के साथ नहीं होते, आपके साथ भी नहीं रहेंगे। आप अच्छे से जानते हो, मुझे पता है कि गुजरात में आपने आरएसएस को भी ठिकाने लगा दिया था और बीजेपी की भी ठिकाने लगा दिया था। वहां मोदी संगठन था, मोदी शासक था और मोदी का ही ऑर्गेनाइजेशन था, ये हम जानते हैं। मगर ये देश में ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करने का प्रयास करोगे तो बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा, आपके लिए भी विकल्प नहीं बचेगा। अभी भी आपके पास में 4 साल है, 4 साल में इकोनॉमी को संभालिए, लेबर को संभालिए, जनता को संभालिए, क्योंकि इस देश में आने वाले समय में 20-22 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। और ये 22 करोड़ लोग छीना झपटी, गुंडागर्दी, लूटपाट ये सब मचाएंगे, क्योंकि काम नहीं दिखाई देगा। काम नहीं दिखाई देगा तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा आपको बता देता हूं, आगाह करता हूं, मोदी जी, ये टिड्डी दल का संकट बहुत भयानक तरीके से आ रहा है। 5 साल ये संकट अगर देश में टिक गया ना, तो करोड़ों लोग भूख से मरेंगे, क्योंकि अनाज नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए थे। उस वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर से इसका नियंत्रण किया था। आपके सारे अधिकारी अभी तक सोए हुए हैं। आपका पता नहीं मुझे, आप तो 18 घंटे जागते रहते हो, मगर आपके पास में जो इंफॉर्मेशन देने वाले सब सोए हुए हैं। टिड्डी दल महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है, वो भयानक उत्पात मचा रहा है चारों तरफ। कोरोना से भी भयानक उत्पात टिड्डी दल मचाने वाला है, और उसको नियंत्रित करने के लिए आपके पास में अब तक कोई योजना नहीं है। ऐसा मत बोल देना भविष्य में कि 57 में टिड्डी दल को मारने में पूरी 100% नेहरू जी ने नहीं मारा था, इसलिए टिड्डी दल का संकट आया। ये बोलोगे तो मजाक के सिवा और कुछ नहीं होगा, माखोल उड़ेगा आपका। और ये जो है ना, आपके जो 2 क्या बोलते हैं उसको, उत्तराधिकारी, आपने स्टैंडिंग इन पीएम का क्या कर दिया वो मालूम है। ये जो 2 उत्तराधिकारी घूम रहे हैं आपके, और ये बताते हैं कि नेक्स्ट हम ही हैं,
हम ही आने वाले हैं। और उनके प्रदेशों में उनके क्रियाकलाप अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ गया कि आपके पार्टी का भविष्य क्या है, आपके पार्टी के नेता क्या है, वो क्या सोचते हैं। मोदी जी आपको सह लिया लोगों ने, आपको और भी सहेंगे ऐसा मुझे लगता है, मगर ये आने वाले ये जो है ना, इनको नहीं सहेगा। ये आपको समझना है और आपके लोगों को समझाना है। भारत का भविष्य आपके हाथ में है, उसको ठीक करिए और अपने लोगों को ठीक करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।